अ वेरी गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स। आज हम पढ़ेंगे 23 अगस्त 2024 के करंट अफेयर्स। तो जल्दी से निकालें अपना पेपर पेन एंड करें वीडियो के साथ में ही अपनी नोट्स मेकिंग स्टार्ट। आज की फर्स्ट न्यूज़ है दैट नेशनल स्पेस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। हर साल 23 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों? क्योंकि इस दिन सक्सेसफुली लैंड किया था चंद्रयान 3 ने चांद के ऊपर जाके। चंद्रयान 3 इसरो का अपना स्पेस मिशन था, है ना, चांद पे गया, लूनर मिशन था। तो इसकी सक्सेसफुल लैंडिंग हो गई, इसीलिए इस डे को कॉमेमोरेट करने के लिए हम इंडिया में सेलिब्रेट करते हैं नेशनल स्पेस डे। चंद्रयान 3 की लैंडिंग मून पे करवा के इंडिया बन गया था चौथा ऐसा देश जो चांद पे पहुंचा है और पहला ऐसा देश जो चांद के साउथ पोल पे पहुंचा है। ठीक है, अब इसी अचीवमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए, रिकॉग्नाइज करने के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने डिसाइड किया था, प्रोक्लेम मतलब घोषित किया था कि अब से 23 अगस्त को हम सेलिब्रेट करेंगे एज ए नेशनल स्पेस डे। इसी के साथ अब ये चीज़ पिछले साल हुई ना 2023 में, तो 2023 में अनाउंसमेंट हुई थी कि अब से हर साल नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेट किया जाएगा। तो इसी के साथ जो पहला नेशनल स्पेस डे है वो इस साल यानी 2024 को इंडिया में सेलिब्रेट किया जा रहा है। एंड इस साल का थीम रखा गया है नेशनल स्पेस डे का टचिंग लाइव्स व्हाइल टचिंग द मून इंडियाज स्पेस सागा। तो ये थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डे बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चलिए सेकेंड न्यूज़ हम अपनी देखें। सो चेयरमैन बने हैं कौन, किसके? अच्छा जी, एक न्यूली एस्टेब्लिश्ड बॉडी है, यूनिवर्सिटी है, दैट इज़ यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी, तेलंगाना में ओपन हुई है। तो वहाँ के चेयरमैन कौन बने हैं, कौन चुने गए हैं? तो वो है आनंद महिंद्रा, जो कि सीईओ हैं महिंद्रा ग्रुप के। तो एज इट इज़ ये याद रखना है, इससे ज़्यादा इस पॉइंट में और कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, आगे चलिए थर्ड पॉइंट की ओर। तो भारत जोड़ो अभियान, ये जो भारत जोड़ो अभियान है, इस अभियान ने लॉन्च किया है जन गण मन कैंपेन। इस अभियान ने एक अलग अभियान लॉन्च किया है जो कि 8 महीनों तक चलेगा। 15 अगस्त हमारे इंडिपेंडेंस डे से शुरू होगा एंड 14 अप्रैल 2025 तक चलेगा, 8 महीनों के लिए। 14 अप्रैल को क्या होता है? अंबेडकर जी की जयंती होती है। भारत जोड़ो अभियान की बात करें तो सिविल सोसाइटी प्लेटफॉर्म है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने याद रखना है। अब क्या ऑब्जेक्टिव है एक नया कैंपेन लॉन्च करने का कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज लोगों में इनकलकेट की जा सके, डेमोक्रेटिक जो इंस्टीट्यूशंस हैं डेमोक्रेसी से रिलेटेड है उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाई जा सके। तो बस यही है कि सही गलत एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज इम्बाइब करने के लिए लोगों में जो है ये अभियान छेड़ा गया है, राइट। अब देखिए इसी के साथ फर्स्ट पेज हो गया कंप्लीट। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड आप सभी से बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ में नोट्स बनाते चलें, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट प्रूफ होंगे। देखिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है डेली इतने सारे पॉइंट्स इधर उधर से ढूंढने में कि कोई पॉइंट छूट ना जाए। कई बार छूट जाता है तो वो नेक्स्ट डे की करंट अफेयर्स में ऐड कर देती हूँ, है ना। तो मैं ये सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप लोग मेरी इस मेहनत का फ़ायदा उठाएं, डेली के डेली नोट्स बनाएं। आपको इधर उधर भटकना भी नहीं पड़ेगा, आपको एक जगह पे सारा कंपाइल्ड डेटा मिल जाएगा जो कि बहुत बेनिफिशियल रहेगा। टाइम सेविंग बहुत ज़रूरी है अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा इतने ज़्यादा सोर्सेज अवेलेबल हैं मार्केट में, इधर उधर देख के ही भटक जाते हैं, है ना। तो एक सोर्स पे फोकस रखें, रिवाइज करें, वो की है, राइट। चलिए तो अब सीधे चलते हैं अपने सेकेंड पेज की ओर। आज का फोर्थ पॉइंट है दैट कंट्री दैट हैज ऑफिशियली ज्वाइंड द यूनाइटेड नेशंस कमांड एज द 18th मेंबर स्टेट। ऐसा कौन सा देश है जिसने जो है रिसेंटली ज्वाइन किया है यूनाइटेड नेशंस कमांड को और इसका इस ऑर्गेनाइजेशन का 18वां मेंबर बना है? तो वो है जर्मनी, यूरोपियन कंट्री है। ठीक है, अब अगर हम बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यूनाइटेड नेशंस कमांड क्या है, हमने तो आज तक इसका जिक्र ही नहीं किया। यस, तो ये एक ऐसी बॉडी है जिसका मेन काम है मॉनिटर करना, जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में बॉर्डर है उसे एक तरह से वहाँ पे नज़र रखना और मेनली जो है डिफेंड करना साउथ कोरिया को। कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, नॉर्थ कोरिया की तरफ से कोई वॉर छिड़ जाती है, कुछ भी होता है, तो साउथ कोरिया को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना ये यूनाइटेड नेशंस कमांड का काम है। ठीक है, मल्टीनेशनल मिलिट्री फोर्स है अलग अलग, जो इसमें अब 18 नेशंस हो गए ना इसके मेंबर, तो हर एक जगह से कुछ ना कुछ यहाँ पे फोर्स रहती है। ठीक है, 1950 से ये कमांड वर्क कर रही है, आज तक वर्क कर रही है। ठीक है, सो मेन एम समझ गए आप। इट मॉनिटर्स द फोर्टिफाइड बॉर्डर विद नॉर्थ कोरिया एंड कमिट्स टू डिफेंडिंग साउथ कोरिया इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है,
चलिए आगे चले, फिफ्थ पॉइंट अपना देखिए। सो द थर्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, थर्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट ऑर्गेनाइज की गई है इंडिया के द्वारा। थीम क्या रहा? एन एम्पावर्ड ग्लोबल साउथ फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। तो इसको आपने एज इट इज याद रखना है। जो साउथ है ना, ग्लोबल साउथ है, मतलब ये जो साउथ ही सारा है, यहाँ पे कैसे जो है इकोनॉमी को ग्रो किया जाए, अलग अलग चीज़ों पे यहाँ पे डिस्कशन की गई है। ग्लोबल लेवल के जो इश्यूज हैं उनके ऊपर यहाँ पे इस समिट में बातचीत की गई है। ठीक है, आगे चले, सिक्स पॉइंट अपना देखें। सो सेंटर फॉर नर्मदा रिवर बेसिन मैनेजमेंट लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? सी नर्मदा लॉन्च किया गया है IIT गांधीनगर गुजरात के द्वारा। क्यों? ताकि नर्मदा रिवर और इसके सराउंडिंग की स्टडी की जा सके। इस सेंटर को सपोर्ट किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति सपोर्ट कर रही है, मतलब फंडिंग वगैरह प्रोवाइड करवा रही होगी, है ना। और ये जो है सेंटर फॉर नर्मदा रिवर बेसिन मैनेजमेंट, ये नर्मदा रिवर को पूरा देखेगा। प्लस IIT गांधीनगर के साथ IIT इंदौर भी यहाँ पे कोलैबोरेट करेगा। अब अगर हम बात करें नर्मदा नदी के बारे में, तो मैंने आपको इंडियन ज्योग्राफी में रिवर सिस्टम बहुत अच्छे से पढ़ाया है। वहाँ पे हिमालयन रिवर सिस्टम अलग से पढ़ाया है, मतलब जो हिमालयाज में नदियाँ हैं, जैसे ब्रह्मपुत्र है, गंगा है ना, इंडस भी हमारे पास थोड़ी सी बहती है, सतलुज है, बहुत अच्छे से हमने पढ़े। उसके बाद जो हमारा पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है, साउथ की जो नदियां हैं उनको भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। ईस्टर्न फ्लोइंग, जो ईस्ट को फ्लो करती हैं, वेस्ट को फ्लो करती हैं, वो भी पढ़ा है ना। अच्छा, ईस्ट वेस्ट का क्या है? तो इस तरह से हम डायरेक्शंस लेते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ये है वेस्ट फ्लोइंग रिवर, यानी कि ये इस डायरेक्शन में फ्लो करती है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गुजरात में फ्लो करती है, लास्ट में जाके अरेबियन सी में मिल जाती है। टोटल लेंथ है इस रिवर की 1333 किलोमीटर्स। ठीक है, जो इंडिया है ना, तो आपके लिए क्वेश्चन है कि इस साइड पे आपका कौन सा आता है, यहाँ पे कौन सा आता है। अच्छा, बहुत सिंपल है ये। चलिए आपको ट्रिक बताती हूँ। पहले शुरू में जैसे नहीं पता होता, नई चीज़ें याद रहती, तो यहाँ पे आपका वेस्ट बंगाल है, बांग्लादेश है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका आता है दैट इज बे ऑफ बंगाल, राइट। और इस साइड बच गया अरेबियन सी, तो वो आता है। ये सारा आपका क्या है? इंडियन ओशन है। ठीक है, ये सारी चीज़ें ना आपको समझ के देख के याद नहीं होंगी। मैप पे बस आप रोज देखो, आपने जो वर्ल्ड का मैप सामने लगाया है, इंडिया का मैप सामने लगाया है, जब बोर हो जाते हो ना, पढ़ के थक जाते हो, 2 मिनट हमारा मन जरा डिस्ट्रैक्ट होता ही रहता है पढ़ते पढ़ते, तो बुक छोड़ के फ़ोन नहीं चलाना, मैप के ऊपर देखना। खुद से आपको याद आएगा, अरे यार मैं तो पॉलिटी पढ़ रहा था, कहाँ पहुँच गए हम जर्मनी में। तो 10 मिनट बाद इंसान खुद वापस आता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, राइट। इसी के साथ सेकेंड पेज भी हो गया कंप्लीट। अगेन कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आ रही हो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ देखिए, आप सब चाहें तो GS हैंड रिटन नोट्स भी परचेज कर सकते हैं, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, आर्ट एंड कल्चर, बायोलॉजी, इन सभी सब्जेक्ट्स की PDFs आपको मिल जाएंगी। परचेज लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, राइट। चलिए तो अब सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की ओर। आज का 7th पॉइंट है दैट मिस टीन ग्लोबल 2025 कहाँ पे होना है? मलेशिया में होना है, मई 2025 में। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिया को कौन रिप्रेजेंट करेगा? मृण्मयी दे, जो कि वेस्ट बंगाल से हैं, वो रिप्रेजेंट करेंगी। यही इतनी ही आपकी न्यूज़ है। फिर जब ये ब्यूटी पेजेंट होगा, जीतेगा, तब देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम देखें तो स्पेशल डायरेक्टर जनरल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कौन बने हैं? नलिन प्रभात बने हैं। ये भी आपको एज इट इज़ याद रखना है। देख लो एक बार जम्मू कश्मीर कहाँ पे है, यूटी में डिवाइड हुआ है, कौन सी यूटी कितने कौन सी बाउंड्री टच करती है, थोड़ा सा देख लो जियोग्राफिकली कैसे लोकेटेड है ना। नेक्स्ट आता है CEO ऑफ स्टारबक्स, कौन बने हैं? यहाँ पे ब्रायन निकोल बने हैं। इन्होंने, अब हम क्यों पढ़ रहे हैं? अच्छा, एक तो स्टारबक्स बड़ी एक कंपनी है ना, फूड प्रोसेसिंग चेन है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्लस यहाँ पे इन्होंने रिप्लेस किया है जो इंडियन बॉर्न लक्ष्मण नरसिम्हन थे, मतलब पहले इस पोस्ट पे ये थे, इंडिया के थे, इंडियन ओरिजिन थे, अब वहाँ से हटके कौन बने हैं? ब्रायन निकोल बने हैं। 10th पॉइंट हम अपना देखें। सो कंपनी दैट हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट eSIM सर्विसेज। ऐसी कौन सी कंपनी है जिसने इंडिया की पहली eSIM सर्विसेज को लॉन्च किया है? तो वो है मैट्रिक्स सेलुलर, जो कि दिल्ली बेस्ड एक कंपनी है। ठीक है, यहाँ पे सीमलेस ट्रैवल एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड करवाएगी। आपको कोई फिजिकल सिम कार्ड नहीं चाहिए होगा, इलेक्ट्रॉनिक सिम होगी। ठीक है, 11th पॉइंट देखें। लड़की बहन स्कीम लॉन्च की गई है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। ये स्कीम अनाउंस की गई महाराष्ट्र के जो डिप्टी CM है देवेंद्र फडणवीस जी, उनके द्वारा। इसमें 1500 रुपये मंथली एड जो अंडर प्रिविलेज्ड वुमेन है उनको प्रोवाइड करवाई जाएगी। 21 से 65 साल की उम्र होनी चाहिए। जुलाई से ये स्कीम जो है स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, आगे चलिए 12th पॉइंट अपना देखें। सो सेंटर ने ना अनवील किया है एक नया पोर्टल
जिसे हम अभी यहाँ पे पढ़ेंगे, दैट इज KDSS, कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। ये एक सैटेलाइट बेस्ड प्लेटफॉर्म है, मतलब सैटेलाइट से कनेक्टेड प्लेटफॉर्म है जो फार्मर्स को सपोर्ट करेगा। अब ये क्या करेगा, कृषि DSS यानी कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, ये क्या करेगा, फार्मर्स को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएगा, वेदर कैसा रहेगा, ग्राउंड वाटर लेवल क्या है, सॉइल हेल्थ कैसी है, वो सारी डिटेल्स प्रोवाइड करवाएगा। प्लस ये यूटिलाइज करेगा सैटेलाइट जो इमेजेस प्रोवाइड करवाता है ना, उन इमेजेस को यूज करेगा टू डिलीवर अर्ली वार्निंग्स अबाउट पोटेंशियल डिजास्टर। कोई डिजास्टर आने वाली है, साइक्लोन आने वाला है, अर्थक्वेक आने वाला है, तो जो भी पॉसिबल है ना, उन जो वार्निंग्स जो है सैटेलाइट इमेजेस से हमें पता चल जाती है, तो उसके थ्रू ये एक तरह से इंडिकेशन दे देगा कि ऐसा कुछ हो सकता है, नॉट श्योर बट ऐसे चांसेस है होने के, है ना, वाटर लेवल बढ़ रहा है, फ्लड आने के चांसेस है, तो इस तरह से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा देगा, राइट। अब देखिए इसी के साथ हमारा ये पेज भी हो गया कंप्लीट। वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ देखिए आप सब चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आप सब चाहें तो मुझे टेलीग्राम अकाउंट पे ज्वाइन कर सकते हैं। इन दोनों चीज़ों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, राइट। चलिए तो अब सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की ओर। आज का 13 पॉइंट है दैट स्वीडन एक यूरोपियन कंट्री है। तो स्वीडन ने कंफर्म किया है कि पहला केस एमपॉक्स का अफ्रीका के बाहर स्वीडन में आ चुका है। WHO ने डिक्लेयर भी किया था ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी, पैंडेमिक डिक्लेयर किया था इस एमपॉक्स को अफ्रीका में, लेकिन अभी अफ्रीका के बाहर चलना भी शुरू हो गया है। पहला केस इसका स्वीडन में देखने को मिला है। पेशेंट जो है जो स्वीडन में जिसको ये प्रॉब्लम हुई है, बीमारी हुई है, डिजीज हुई है, वो पहले अफ्रीका विजिट करके आया, तो मतलब बीमारी वहीं से आई है। एमपॉक्स की बात करें, मंकी पॉक्स हो गया पहला, ये इसका पूरा नाम है, ठीक है। पहला ह्यूमन केस एमपॉक्स का देखने को मिला था 1970 में इन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। कॉन्गो इज द कंट्री लोकेटेड इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। अब ये जो मंकी पॉक्स होता है ना, ये दो तरह का होता है, क्लैड 1 एंड क्लैड 2। क्लैड 1 यानी जो सेंट्रल अफ्रीका में पाया जाएगा, क्लैड 2 यानी जो वेस्टर्न अफ्रीका, वेस्ट पार्ट जो है अफ्रीका का, उन कंट्रीज में पाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 14th पॉइंट अपना देखिए, सो मैत्री उत्सव। अब ये जो मैत्री उत्सव है ना, ये श्रीलंका में सेलिब्रेट किया गया था टू मार्क इंडियाज इंडिपेंडेंस डे। इंडिया का जो स्वतंत्रता दिवस है उसे मार्क करने के लिए, श्रीलंका के साथ हमारे रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं, तो बस उसी को उन्होंने सेलिब्रेट करने के लिए मैत्री उत्सव सेलिब्रेट किया। ऑर्गेनाइज किया गया स्वामी विवेकानंद कल्चरल सेंटर के द्वारा, जो कि कल्चरल विंग है इंडियन हाई कमीशन की। जैसे हमारे एम्बेसीज होती हैं ना, वैसे हाई कमीशन होते हैं, तो उसका जो कल्चरल विंग है स्वामी विवेकानंद कल्चरल सेंटर, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया पूरा ये मैत्री उत्सव। कहाँ पे, इंडिपेंडेंस स्क्वायर कोलंबो में। 4 दिनों का इवेंट था जहाँ पे हैंडीक्राफ्ट फेयर लगा, फूड फेस्टिवल हुआ, कल्चरल परफॉर्मेंसेस हुई, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 15th पॉइंट अपना देखिए, सो ब्रिक्स क्या है। ब्रिक्स ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स में और भी नेशंस ऐड हो चुके हैं, है ना। तो कौन कौन से नेशंस ऐड हुए हैं पूरा इन डिटेल अगर आपको पढ़ना है तो काफ़ी बार मैं पढ़ा चुकी हूँ, है ना। अब आज के वीडियो में हम भी थोड़े से और करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, अदरवाइज मैं डिस्कस कर लेती, फिर कभी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे मैंने स्टैटिक जीके में भी पढ़ा रखा है, तो अगर आप चाहें तो वहाँ जाके देख सकते हैं। फिलहाल हम बात करें कि ब्रिक्स पार्टनर्स, मतलब ब्रिक्स में जो भी नेशंस इसका मेंबर हैं, उन्होंने लॉन्च किया है मिलके सेंटर फॉर इंडस्ट्रियल कॉम्पिटेंसीज। ये सेंटर लॉन्च किया है जो कि फोकस करेगा ऑन द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल स्किल्स। इन कंट्रीज में जो भी अनएम्प्लॉयड यूथ है उनकी स्किल्स को डेवलप करने में हेल्प करेगा। अब ब्रिक्स ने अकेले से ये नहीं लॉन्च किया है, प्लस UNIDO की हेल्प से लॉन्च किया है, उनके साथ कोलैबोरेट करके लॉन्च किया है। अब ये UNIDO क्या है, यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। चलिए इसी के साथ ये पेज भी हो गया कंप्लीट, बट अभी करंट अफेयर्स कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, ठीक है। इसी के साथ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ में नोट्स बनाते रहें। बिलीव में बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेंगे। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि बाद में नोट्स बना लेंगे, अभी देख लेते हैं, नहीं, साथ साथ में नोट्स बनाओ। बिलीव में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपको डेवलप होगा जब 1 महीने तक आप नोट्स बनाते रहेंगे, आपको पॉइंट्स याद आएंगे। अगर आप कोई ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट करते हो तो उसमें आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, तो जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है ना, वो बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। चलिए तो अब इसी के साथ ये पेज हो गया कंप्लीट। सीधे चलते हैं अपने लास्ट पेज की ओर। सो आज का 16 पॉइंट है दैट इंडिया की पहली ऐसी स्टेट जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया है डिजिटल हेल्थ एजुकेशन फॉर ऑल मेडिकल स्टूडेंट्स। जितने भी मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनको डिजिटल हेल्थ एजुकेशन ये पढ़ना ही होगा। किसने ये लॉन्च किया है, महाराष्ट्र ने। यस, डिजिटल हेल्थ एजुकेशन क्या है वो भी हम जानेंगे, बट पहले इतना समझ लो दैट फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस डिजिटल हेल्थ एजुकेशन फॉर ऑल द मेडिकल स्टूडेंट्स इज महाराष्ट्र। पार्टनरशिप हुई है NHA
एंड MUHS के बीच में, दैट इज नेशनल हेल्थ अथॉरिटी एंड द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ साइंसेज के बीच में। डिजिटल हेल्थ का मतलब होता है कि ऑनलाइन जो भी डेटा अवेलेबल है उसे यूज़ करना, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज जो मेडिसिन में अवेलेबल है ना, एडवांसमेंट हर एक सेक्टर इतना आगे बढ़ चुका है, तो जो भी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज का यूज़ करना मेडिसिन सेक्टर में, हेल्थ प्रोफेशन में, ताकि इलनेस को अच्छे से मैनेज कर सके, हेल्थ रिस्क हम देख सकें कितना है कितना नहीं है। अभी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आप बोल सकते हैं कि जो नई एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उनका यूज़ करना, ये सब है ना, थीसिस पेपर वगैरह जो है वो पब्लिश होते हैं उनको देखना, तो वो सब चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। यहाँ पे ना थोड़ी सी नंबरिंग मुझसे गलत हो गई थी, आप देख लेना। नेक्स्ट आता है द फर्स्ट एवर फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल ऑफ डेंगू वैक्सीन। डेंगू वैक्सीन पहली डेंगू वैक्सीन का तीसरा फेज जो है क्लिनिकल ट्रायल का हुआ। वैक्सीन का नाम है डेंग्यूऑल, शुरू हुआ है इंडिया के हरियाणा के रोहतक में, डेवलप की गई है इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी है पेनिशिया बायोटेक उनके द्वारा, एंड दिस हैज़ बिन शोइंग प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स इन प्री क्लिनिकल एंड क्लिनिकल ट्रायल्स। तो सारे ट्रायल्स में अच्छे रिजल्ट ही आ रहे हैं, ये इसका मतलब है। 18th पॉइंट हम देखें तो एमपॉक्स डिजीज एपिडेमिक। अच्छा ये ना एक्चुअली कल का पॉइंट था, बट ये 2 पॉइंट्स बट मुझे आज थोड़े से छूट गए थे, तो मैंने ये 2 पॉइंट्स आज के उसमें ऐड कर दिए। एमपॉक्स डिजीज पेंडेमिक हैज़ बिन डिक्लेयर्ड अ ग्लोबल इमरजेंसी। ये जो एमपॉक्स है, मंकी पॉक्स है, हमने पढ़ा 2 क्लेड्स हैं, क्लेड 1 है, क्लेड 2 है, एक सेंट्रल अफ्रीका में है, एक वेस्टर्न अफ्रीका में है, अभी मैंने पढ़ाया ना। तो ये जो एमपॉक्स है, मंकी पॉक्स है, इसको ग्लोबल लेवल पे पेंडेमिक डिक्लेयर कर दिया गया है, एपिडेमिक डिक्लेयर कर दिया गया है बाय WHO, दैट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये वायरल इन्फेक्शन है जो कि स्मॉल पॉक्स से रिलेटेड है, ठीक है। अब देखिए ये है हमारा आज का लास्ट पॉइंट एंड देन हमारा वीडियो कंप्लीट। ET वर्ल्ड लीडर्स फोरम, ET क्या है? इकोनॉमिक टाइम्स। इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम कहाँ पे हुई? न्यू दिल्ली में। चीफ गेस्ट कौन रहे? हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। और इस इवेंट का, इस फोरम का थीम क्या रहा? लीडरशिप फॉर ग्लोबल प्रोस्पेरिटी, ठीक है। अब देखिए इसी के साथ हमारे आज के करंट अफेयर्स हो गए कंप्लीट। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, सो दैट मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करें, सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फ़ायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।